बात कह रहा था कि एक ये मैं बैठा हुआ हूँ और ये मेरा क्लाइंट है। अब मैंने इस क्लाइंट को कोई चीज़ भेजनी है। सबसे पहले मेरे पास एक कोरियर कंपनी का खर्चा है। मैंने उस कोरियर कंपनी को पैसे देने। ये जो कोरियर कंपनी है ये अपने वेयर हाउस में चीज़ें रखेगी। मतलब आपने अगर उनको 2 बजे प्रोडक्ट दिया तो वो 2 बजे तो नहीं है उसको चला देंगे। एक प्रोडक्ट अगर उनकी 5 बजे गाड़ी निकलती है 2 से 5 उनके वेयर हाउस में पड़ी रहेगी। एक बंदा है जो कंपनी से उनके वेयर हाउस में लेकर जा रहा है और एक बंदा है जो वेयर हाउस से गाड़ी को लोड कर रहा है। फिर वो जो गाड़ी है वो जा रही है जा रही है जा रही है जा रही है। आ, ये गाड़ी सफ़र करके काफ़ी ज़्यादा कराची पहुंची। कराची में उस गाड़ी को एक बंदे ने अनलोड किया, सारा का सारा सामान बाहर रखा निकाल के। फिर एक जहाज़ हम लोगों ने एक कश्ती बुक कराई। एक कश्ती छोटी सी कश्ती बुक कराई। एक बंदे ने इस कश्ती के अंदर सामान को चढ़ाया। उसके बाद इस कश्ती ने पानियों में सफ़र किया और फिर ये आपके क्लाइंट के मुल्क में पहुंची। फिर कश्ती को आपके क्लाइंट के मुल्क में जाकर डिसमाउंट किया गया, या कह लें ये कश्ती थी हमारी। ये जब मेरे क्लाइंट के मुल्क में पहुंची सामान के साथ, एक बंदे ने इस सामान को कश्ती में से उतारा। अब जिस तरह हम लोग कराची में हैं तो अगर कराची में सामान उतरे अगले दिन तो हमारे पास नहीं पहुंच जाएगा। कराची से सियालकोट आने में भी टाइम लगेगा। इसी तरीके से इसकी जहाँ पे कश्ती डिसमाउंट हुई, दैट से कश्ती डिसमाउंट हो गई है इसकी स्विस केनाल में या पनामा केनाल में। अमेरिका में आपने भेजा, पनामा में इसकी कश्ती डिसमाउंट हुई है। जाना इससे वाशिंगटन डीसी है। बीच में अगर आप हवाई जहाज़ पे जाएँ तो तकरीबन 40 घंटे की फ़्लाइट है। बाय रोड जाएँ तो तकरीबन 3 दिन का रास्ता है। बाय ट्रेन जाएँ तो तकरीबन 38 आवर्स लगते हैं पनामा कैनाल से और वाशिंगटन डीसी तक। लंबा रास्ता है। तो ये डिसमाउंट हुआ। फिर इसको एक वेयर हाउस में रखा गया। वेयर हाउस तक पहुंचाने में एक बंदे को मुंह जैसे बंदे को पैसे दिए, उसने उठा के फिर कश्ती से उतारा, वेयर हाउस में रखा। फिर जिस वेयर हाउस में रखा हुआ था उसके पैसे पड़ रहे हैं। ठीक है जी। फिर एक बंदा आया, उसने इसको गाड़ी पे रखा। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम लोग कोई काम कर रहे हैं और वो तरीके से। नहीं, रिकॉर्ड हो रहा है, नेट बंद हो गया। फिलहाल तो स्ट्रॉन्ग फाइबर का बंद हुआ है, मैंने अपने हॉटस्पॉट से कनेक्ट। Recording in progress. अच्छा जी। तो बीच में नेट बंद हो गया था थोड़ा। अच्छा जी, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए थे कि हमारे शिप से हमारे ये वेयर हाउस में पड़ा हुआ है हमारे क्लाइंट के। फिर एक बंदे ने उसको वेयर हाउस से निकाला और ये जो सफ़र वाली गाड़ी होती है के अंदर सामान रखा। ये गाड़ी चली 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 हमारे क्लाइंट की स्टेट में पहुंची। वहाँ पे कोरियर कंपनी को हैंड ओवर किया। कोरियर कंपनी से एक बंदा निकला सामान को लेके। ये उसने हमारा सामान पकड़ा हुआ है। सामान को लेके इसने हमारे क्लाइंट तक पहुँचाया। तो ये सारे लोग अल्लाह वास्ते तो बीच में इतने सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है कि अल्लाह वास्ते तो नहीं ना हो रही। आप कौन सा ORG या उसमें ट्रस्ट में काम कर रहे हो, बल्कि ट्रस्ट वाले तो ज़्यादा लेते हैं। यहाँ पे एक ये है यतीम खाना, उनका कुछ काम किया है कंपनी के साथ मिलके। तो उनके हमारे जो हेड थे, प्रोजेक्ट के हेड, उन्होंने यतीम खाना में कुछ ये तो आपका क्या जा रहा है, आप कौन सा आपकी जेब से जा रहा है। क्या बात है। सबके हाथों का माल खाना है। तो पॉइंट ये है कि सारे लोग अल्लाह वास्ते तो काम नहीं कर रहे, लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। तो मसला ये है पैसे कौन दे। लड़ाई पैसों की है, पैसे कौन दे। गालिबन मैं आप लोगों को ये बात सुना रहा था कि जो लॉ होता है हमेशा किसी ना किसी एक्टिविटी के नतीजे में बनता है। नहीं, वो ये वाला लॉ नहीं था, वो आगे जाके अगली उसमें बताऊंगा। उसको कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ फ्री सेल। कहानी थी, इंडियंस ने स्कैम किया था।
तो अब सवाल ये कि इन सारों के इतने लंबे प्रोसेस के पैसे कौन दे, पैसे कौन भरेगा? इस बात का फैसला करने के लिए पैदा हुई इनको टर्म, इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स। ये टर्म्स वाला नहीं है लाइक कीबोर्ड इज अ टर्म, माउस इज अ टर्म, मोबाइल इज अ टर्म। दिस इज टर्म्स एंड कंडीशन, शराइत और जवाबित वाली टर्म्स है। दिस इज टर्म्स मीन शराइत, इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स या इंटरनेशनल बिजनेस, कमर्शियल बिजनेस करने की शराइत। इस बात का फैसला करना के अलावा प्रोडक्ट की कॉस्ट के जो पैसे लग रहे हैं वो क्या देने, और अभी इसमें मैंने टैक्सेस इंक्लूड नहीं किए, अल्लाह भला करे वो टैक्स पढ़ते हैं। मैंने रटा लगा हुआ है 15, 2, 3, 1, 1, 1। एक 15% टैक्स होता है, एक 3% टैक्स होता है, एक 2% टैक्स होता है। 15, 15, 2, 3, 1, 1, 1। 15 के बाद 2%, फिर 3% और फिर 3, 1, 1% टैक्स पड़ता है। नहीं, कंपोजिट कंपोजिट होता है। ये मैं आपको एक्सेल पे कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। नहीं, अब मैंने नियत की 4 रुपए कमाने की, पहले टैक्स थे, टैक्स पहले भाई। आप टैक्स नहीं देंगे तो पार्ट फॉर जिंदाबाद, आप सॉरी रिकॉर्डिंग है। अच्छा, तो लेट से कि अगर मेरी 100 रुपए की चीज़ है, ये मेरी 100 रुपए की चीज़ है, तो इस पे सबसे पहले आपने 15 रुपए टैक्स, 15% टैक्स देना है, फिर आपने 2% टैक्स देना है, फिर आपने 3% टैक्स देना है, फिर आपने 1, 1% टैक्स देना है। हाँ, कमाएंगे क्या, ये अगली बात है। अब आप ये, अच्छा, और ये जो टैक्स है ये ऐसे नहीं है, 23% ये टैक्स नहीं है। हाँ, पहला जो टैक्स है 15% इक्वल टू, इसको थोड़ी सी एक्सेल में फॉर्मेटिंग लगा दूं, जान तो। पहला जो टैक्स है 15%, वो 100 रुपए के ऊपर है। हो गया, इक्वल टू 15% मल्टीप्लाई बाई 15 रुपए टैक्स। ठीक है जी, कितना हो गया? 100 जमा 15, 115 रुपए। दूसरा टैक्स है जी 2%, वो किसके ऊपर है? इस 100 रुपए के ऊपर। तो इज इक्वल टू 2% मल्टीप्लाई बाय, कितना हो गया जी? 2%। अभी तक टोटल हम लोग कितना टैक्स दे रहे हैं? 115 जमा 2, 117 रुपये हो। तीसरा जो टैक्स है 3% का, वो भी लगता है आपकी असल जर के ऊपर, इस 100 रुपए के ऊपर, इक्वल टू 3 रुपये। अभी तक हम टोटल कितना टैक्स दे रहे हैं? 120 रुपये। अब अगले जो 1, 1% के टैक्स हैं, पहला टैक्स 1% मल्टीप्लाई बाय 120, जमा करें जी, कितना हो गया? 121। अब ऊपर दोबारा 1% का टैक्स है। हाँ जी, इस 121 रुपए के ऊपर फिर से 1% टैक्स, 10, और ये जो 122 हो गया इसके ऊपर फिर 1% टैक्स, और ये एड अप होगा 10 प्लस ये टैक्स। अभी ये अमाउंट 100 में थी, ये चंद 100 थे आपके पास। अब आप इमेजिन करो जी, हर परसेंट पे बढ़ रहा है ये, परसेंटेज में मैंने टैक्स बताया। हाँ, 3% तक 100 पे है,
और उसके बाद हर अगला टैक्स अगले वाले पे पड़ रहा है। एंड दिस इज एक्सक्लूडिंग बैंक सर्विस चार्जेस विच आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आपकी पसली। बैंक टू बैंक वेरी है। बैंक अल्फलाह वाले जो है वो तकरीबन 1 लाख की ट्रांजेक्शन के पीछे 700 रुपये, ठीक है, डिपेंड करता है बैंक के ऊपर। निज़ाम बैंक वाले हैं वो 350 रुपये लेते हैं, अलाइड बैंक वाले हैं वो तकरीबन 150 रुपया लेते हैं, लेकिन उनको पैसे दे के भूल जाएँ कि अगले क़यामत तक वो पैसे मंजिल मकसूद तक पहुँचे। बहुत घटिया सर्विस है। ओके जी, तो ये हमारे पास टैक्सेशन का मसला है। अब मसला ये है कि 100 रुपये में तो चलो आप कह रहे हो कि 23 रुपये इंक्रीज हुए हैं, बनता वैसे अप्रॉक्सीमेटली 23% ही है, बट एक प्रोसेस है चीज़ को निकालने का। अब यही अमाउंट अगर आप लाखों में ले जाओ, लेट से कि आप काम कर रहे हो $413 का, बात किधर चली गई है $510 पे भाई। फाइनल अमाउंट हमने पे कितनी करनी है $410, $510 नहीं। आपको उसके मैग्नीट्यूड का एहसास हो रहा है 413, मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। 413 मल्टीप्लाई बाय 280 का डॉलर चल रहा है। आपका कारोबार है 1,15,640 रुपये, और जब मैंने इसमें 1,42,000, हाँ जी नहीं उससे ज़्यादा ही कमा रहे हो वैसे, ऐसी भी अब हालात नहीं है। 27,000 टैक्स है, 27,000 रुपये आप टैक्स दे चुके से। और अभी ये टैक्स है जो आप खुद दे रहे हो, अभी ये बोल के पाकिस्तान के, अभी वहां पे जो उतरेगा, जो कस्टम क्लियरेंस होनी है, जो पोर्टिंग होनी है, जो डिपोर्टिंग होनी है, जो मूवमेंट होनी है, जो फ्यूल एडजस्टमेंट होनी है, उसके बाद जो डॉलर डिप्रिसिएशन होनी है, या जो वो डिप्रिसिएशन कौन सी करेंसी डिप्रिसिएशन, वो अलग सेपरेट करता है, वो आपका दर्द-ए-सर नहीं है, शुक्र है, वो क्लाइंट का दर्द-ए-सर है। ये इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है करेंसी डेप्रिसिएशन। करेंसी डेप्रिसिएशन क्या होती है? कभी आप लोगों ने वो ओपन मार्केट से, बैंकों से नहीं, एक्सचेंज सेंटर से नहीं, ओपन मार्केट से करेंसी लेने गए हो, नोट चेंज करवाने गए हो, अगर मार्केट रेट चल रहा है ना 280, वो आपको थोड़े कम देते हैं। उनसे पूछो जी मार्केट रेट तो ये है, क्या पता बाद में गिर जाए, हमें तो लॉस हो जाएगा जी, अगर बाद में चढ़ जाए, नहीं वो तो हमारा कारोबार है। ठीक, ये दो उनकी स्टेटमेंट्स होती हैं, उसको बोलते हैं करेंसी डेप्रिसिएशन। ये आपको डॉलर्स में पे किया गया है, आपने अपनी प्राइस डॉलर्स में की है, लेकिन डॉलर आप तक पहुंचते हुए डॉलर की प्राइस गिर जाए, इसका जिम्मेदार कौन? दिस इज करेंसी डेप्रिसिएशन। एकदम अगर करेंसी एक्सचेंज के दौरान पैसे ऊपर नीचे हो जाए तो फर्क कौन पूरा करेगा? तो वो जो क्लाइंट्स होते हैं अमूमन करेंसी डेप्रिसिएशन पे नहीं करते, लेकिन जो बड़े ब्रांड्स हैं वो करेंसी डेप्रिसिएशन ले लेते हैं। मजे की बात है, जब आप डोमेन बाय करने जाते हो उसमें जो प्राइस होती है वो सीडी एडजस्टेड होती है, करेंसी डेप्रिसिएशन एडजस्टेड। लोगों को पाकिस्तान की करेंसी पे एतबार नहीं कि कल को चढ़ जाएगी, कहते हैं हमें तो डॉलर्स में आके पेमेंट करनी है, तो थोड़ी सी हमें बढ़ा के दें, ताकि कल को पाकिस्तान की करेंसी अगर ऊपर भी जाती है तो हमारा नेट सैम पूरा रहे। जी भाई, जीनियस है आप नेक्स्ट लेवल के। एनी हूँ, अब देखो बात को इतनी तफसील से बताने का क्या मकसद था कि ये कितना क्रिटिकल मामला है, इस वक्त हम लोग कितने बुरे फंसे हुए हैं, कहाँ से ये फ़र्क, कौन ये फ़र्क पूरा करे? अगर मैं अपनी जेब से अगर मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ 27,000 में टैक्स में दे दूँ, इसके अलावा मैंने अभी अपनी कस्टमर वो सेलर वैल्यू नहीं ऐड की जो मेरा खर्चा हुआ, फिर मेरी प्रोडक्शन वैल्यू, तो मेरा प्रॉफिट बीच में क्या रह गया? .7 पैसे। इसलिए इनको टर्म्स को बनाया गया भाई किसने कितना टैक्स दे। कलेक्टिवली इन सारे टैक्सेस को एक नाम दिया गया इनको टर्म्स के अंदर, इंश्योरेंस का। ये एक बदतमीजी थी इनको इंश्योरेंस कहना। इंश्योरेंस को क्यों कहा गया? कि इन केस खुदा ना खास्ता अगर कंटेनर या अगर शिपमेंट लॉस हो जाती है तो आपके जो पैसे हैं ना क्लाइंट को वो वापस चले जाएंगे, क्लाइंट को कुछ ना कुछ आसरा हो जाएगा, उसको ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं होगा जी। अगर उस तक पहुंच जाता है कंटेनर, अगर प्रोडक्ट उस तक पहुंच जाती है तो जी हुकूमत आपको सर्विस दे रही है। किया सिस्टम, मैं क्लाइंट हूँ, ये हुकूमत है और ये सेलर है, इन्होंने इनको माल दिया कि इस बंदे तक पहुंचा दो। कहते हैं यार तुम थोड़े से पैसे दो, अगर नहीं ना कंटेनर पहुंचेगा तो मैं क्लाइंट को पैसे दे दूंगा, उसको हौसला रहेगा, तुम्हारी उसकी ख़राब नहीं होगी। कोई टका भी फायदा नहीं है आपकी, बस क्लाइंट की ख़राब नहीं हो, इस तरह का मामला वो वैसे भी हो जाती है। और अगर कंटेनर सही सलामत पहुंच गया तो वो जो पैसे आपने इनको दिए हुए थे वो इनके सर्विस चार्जेस हो।
आपने इनके साथ लड़ाई की, कहते हैं चल यार रिबेट ले ले। वो रिबेट क्या होता है कि अगर आपके पास 1 लाख आप टैक्स पे 10 लाख आप टैक्स पे कर चुके हैं स्टेट को, तो ओवर द कोर्स ऑफ 1 ईयर आप उसका 50% वापस ले, 1 साल में आपको 5 लाख वापस कर, हज़ार की फीस। वाले साहब ने रिबेट अप्लाई किया था, उनकी ये DHL में उन्हीं की तरफ से वर्कशॉप में गया था, उनकी कार्गो की कार्गो, उन्होंने रिबेट अप्लाई किया था। उन्होंने तकरीबन 10 साल के अरसे में टैक्स पे कर दिया था, तकरीबन 1 मिलियन के राउंड अबाउट। 10 साल में 1 मिलियन से भी ज़्यादा था, 1.7 या 6 राउंड अबाउट। अगले 5 साल में उनको 5 लाख भी वापस नहीं आया रिबेट। उसके बाद भी उन्होंने अप्लाई की। इतने बुरे हालात हैं। तो इन्हीं बातों को, इन्हीं पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए मेरे पास आती हैं इनको टर्म्स, इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स एंड कंडीशन। रिबेट, वही तो बोल रहा हूँ, होती है। कंपनसेशन, आपने हुकूमत को इनको टैक्स दिया, 1 लाख के पीछे 23,000 रुपये आपने इनको दिए कि भाई अगर मेरा कोई कंटेनर लॉस हो जाए तो आपने अपनी क्लाइंट को दे देनी है ताकि मेरी क्लाइंट की ख़राब ना हो। कंटेनर नहीं डूबा, अगले तक चीज़ पहुंच गई, आप कहते चलो यार मुझे पैसे वापस कर दो, कहते नहीं जी मैंने नहीं करने। कहते हैं जब 10 लाख इकट्ठा हो जाए ना, जब लाख इकट्ठा हो जाए फिर मैं इकट्ठे वापस कर दूंगा। लो जी 10 लाख इकट्ठा हो गया, 1 मिलियन के करीब जब आपने टैक्स पे कर देना, लाख इकट्ठा हो गया, 10 लाख इकट्ठा हो गया। आप कहते हैं मेरा 10 लाख इकट्ठा हो गया मुझे वापस कर दो, या किसी कहते हैं मैं किस्तों में पे करता हूँ। तो 10 लाख की अगले 1 साल के अंदर आधी पेमेंट वापस करेंगे, लाइक 1 साल के अंदर 5 लाख वापस करें। दिस इज रिबेट, दिस इज कॉम्पनसेशन। एक बात की समझ होती है। मैं उसके बाद में आपको एग्जांपल दी कि वालिद साहब की कॉम्पनसेशन थी 10 सालों का 1.6 मिलियन, 5 साल में उन्होंने 5 लाख वापस नहीं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान क्रेडिट नहीं लेता। स्टेट ऑफ बैंक ऑफ पाकिस्तान शरई उस पे निज़ाम पे काम कर, शरई बैंक इस्लामिया पे काम करता है, जो कवानीन मुरतब किए थे हज़रत उमर ने। मुझे नहीं समझ आती कि उसमें फिर सूद क्यों परमिट है, आई डो नॉट। लेकिन जब आप उसे कहना चाहोगे जी क्रेडिट कर लें, जी हम सूद पे काम नहीं करते, उधार चाहिए जी हम सूद पे काम नहीं करते, बकवास करते हैं। समझ नहीं आई बात। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान सूद पर काम नहीं करता। इस टाइम पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो सूदी बैंक है, फर्स्ट वुमेन टॉप पर, बैंक अल फलाह टॉप पर, अलाइड टॉप पर, तो ये सारे स्टेट बैंक ही हैं। पाकिस्तान के कानून में हर बैंक स्टेट बैंक है, क्योंकि वो स्टेट बैंक की अथॉरिटी को आगे डिस्ट्रीब्यूट। तो ये बकवास ही आगे कहानी है, फिल्म सुना रहे हैं, तो क्यों दे, तो फायदा तो होना। अच्छा जी, पहला पॉइंट है हमारे पास एक्स वर्क्स। एक्स वर्क्स में येलो वाला बायर है एंड रेड वाला सेलर है। बाय ट्रेन शिपमेंट हो, बाय एयर शिपमेंट हो, बाय शिप शिपमेंट हो, या बाय सी शिपमेंट, टोटल जिम्मेदारी बायर की। सेलर की इतनी जिम्मेदारी है कि उसने अपने वेयर हाउस के दरवाजे पे सामान रख देना, बस। आगे ये सेलर की जिम्मेदारी है किस बंदे को भेजे, सामान को उठवाए, गाड़ी में रखवाए, गाड़ी का पेट्रोल, कोरियर के चार्जेस, कोई आपके दर्द सर नहीं है, आपने बस अपनी फैक्ट्री के दरवाजे पे सामान रख। दिस इज एक्स वर्क्स, EXW इसको बोलते हैं। पेंडूपन अपना जाहिर करना, जो फुल फॉर्म है वो आपके लिए है। जब किसी से डिस्कशन करनी है उसको ये नहीं कहना आई विल एक्स वर्क यू, चलो छोड़ो। टेक्निकल कम्युनिकेशन किस फॉर्मेट में लिखा जाएगा, शिपमेंट या इनको EXW R2020 बाय जो भी जहां पे भी डिलीवर होना है, ठीक है जी। ये नीचे फॉर्मेट भी दिया हुआ है। अगर आपने जिस समय मैं बात कर रहा था पनामा में करना है तो क्या लिखें जी, ये जी इनको @ यहाँ पे, चलो मैं लिख के दिखा देता हूँ, इनको @EXW, ठीक है जी। सॉरी गलत हो गया, EXW @इनको R2020 पनामा।
ऐसे भेजोगे, जो भी कह रहे हो जिस सेंटेंस में ये बात ऐसे लिखी है, ये पूरा नाम ये है, EXW@इनको रजिस्टर्ड 2020 कहाँ पे जा रही है, पनामा में। उसको समझ आ जाएगी भाई से अपने फैक्ट्री के दरवाजे पे सूचना है माल, आगे इसका कोई तो मेरा कसर का कोई दर्द है, उसको बस उतने ही पैसे मिले। हुकूमत को भी पता लग जाएगा जी उसने किसकी जेब से, हुकूमत पाकिस्तान को भी वही टैक्स पे करेगा, हुकूमत पनामा को भी वही टैक्स पे करेगा। अमेरिका में 2 टैक्सेस होते हैं, एक स्टेट टैक्स होता है और एक फेडरल टैक्स होता है, तो अमेरिका को भी वही टैक्स जाएगा और पनामा को भी वही टैक्स जाएगा। दूसरा है जी FCA फ्री कैरियर। फ्री कैरियर में क्या है कि जी भाई आपकी इतनी जिम्मेदारी है कि आपने जो सामान है वो बायर की गाड़ी में रखवा देना है। गाड़ी बायर की, देखो बायर पीले रंग का है, गाड़ी बायर की है, काला वाला सामान है, जो सामान है वो आपने बायर की गाड़ी में रखवा देना है, बस आपकी इतनी जिम्मेदारी। लिखेंगे इसको कैसे, जहां हमने EXW लिखा था वहां पे हमारे पास EXW की जगह हमारे पास हो जाएगा जी, कौन सी वाली इनको टर्म पढ़े हैं, FC फ्री कैरियर। FCA@इनको रजिस्टर्ड 2020 किधर जा भेज रहे हैं जी, पनामा में। हमारा कंसर्न ही नहीं है FCA, हमारा कंसर्न नहीं इससे भाई। अगर इसके बाद भी हमने FCA या EXW के बाद भी हमने सरदर्द लेनी है तो फिर मकसद क्या रह गया, मकसद तो यही है कौन सामान उठाएगा, कहाँ रखेंगे, कौन से मगर इनका मसला तो खत्म किया जा रही है। अमूमन EXW FCA ब्रांड्स के लिए बनाई गई। हाँ, इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कोका कोला। कोका कोला की जो फैक्ट्री है वो हमेशा अमेरिका से EXW करती है। कोका कोला का जो वो है, क्या उसको बोलते हैं, फकी कोका कोला की, वो निकाल के फैक्ट्री से बाहर निकाल दे रहा है, उसमें रख देते हैं। आगे ये जो कोका कोला सियालकोट है, ये इनका कंसर्न है कि वो अमेरिका से यहाँ पर लेके आए। कोका कोला का इसे कोई कंसर्न नहीं है। सेम इज अ केस विद मैकडोनल्ड, सेम इज अ केस विद कौन सा है, फ्रैंकोज हो गया, इन सारों के साथ सेम। CPT, कैरेज पेड टू। कैरेज पेड टू में क्या होता है कि जो पैसे हैं वो शेयर कर लिए जाते हैं, ठीक है जी। टोटल जो कॉस्ट आ रही होती है उसके आधे पैसे वो पे करता है, आधे पैसे वो पे करता है, आधे अच्छा अच्छा। FCA में एक बात रहेगी मेरी, FCA में एक ये भी कंसर्न होता है कि जो सेलर है वो बायर के डेजिग्नेटेड वेयर हाउस तक सामान को पहुंचाने का जिम्मेदार है। इसको बोलते हैं FCA A और FCA B, ठीक है, FCA और FCA B, नीचे वाला FCA B। इसमें क्या है कि आप जो सेलर हैं, आपने एक डेजिग्नेटेड वेयर हाउस में, जहां सेलर कहेगा भाई तुमने वहां तक पहुंचा देना, आगे मेरी जिम्मेदारी, आपके मुल्क के, उसके मुल्क में नहीं, आपके मुल्क के अंदर। या ये जिस तरह क्या है भाई तुम ना चमन बॉर्डर तक सामान पहुंचा दो, आगे मेरी जिम्मेदारी, आपने वहां तक पहुंचा दिया। नहीं, जो कौन सा EXW, नहीं, EXW में जो सेलर है उसकी टोटल जिम्मेदारी है। जो FCA B है उसके अंदर आपने जहां सेलर ने कहा है आपके मुल्क के अंदर, वहां पे सामान पहुंचा। CBT में क्या होता है, कैरिज पे टू, ये आधे आधे पैसे कर लेते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं भाई, जो खर्चा अगर 23,000 बन रहा है, 10,000 तुम दो, 10,000 मैं दो, तू सी भी राजी है, सी भी राजी, सिंपल है सैड। नहीं नहीं, मिलनी बायर को ही है, लेकिन आधे पैसे बायर दे देता है, आधे पैसे क्लाइंट दे देता है, ठीक है। CIP, कैरेज एंड इंश्योरेंस पेड टू। अच्छा, इसमें भी एक क्लॉज ये है कि अगर 10-20,000 थी ना तो फिर उसको 10,000 मिलती, ठीक है, क्योंकि 10,000 वो कहते हैं यार वो तो तुम्हारा नहीं था, वो हमें क्यों वापस करें, कर दे, भी नहीं कर दे जो भी। कैरेज एंड इंश्योरेंस पेड टू, कैरेज एंड इंश्योरेंस पेड टू, इसमें CPT की तरह ही है, लेकिन बस इसमें इतना फ़र्क है कि जो इंश्योरेंस है वो ऐड हो जाती है, CPT में इंश्योरेंस नहीं होती, ठीक है जी। और ये जो CIP है इसमें इंश्योरेंस होती है, ठीक है, फ़ायदा कोई होता नहीं है तो
अभी तक जितने भी मैंने आपको एक्सप्लेन किए इन सारों में रिबेट वो इंश्योरेंस नहीं थी, लिहाजा अगर कंटेनर डूबता है अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय, टाटा, दी एंड। सीआईपी से ऑनवर्ड सारों में इंश्योरेंस इंक्लूडेड है, ठीक है जी, यहाँ पे से इंश्योरेंस। डिलीवर्ड एट प्लेस, दिस इज होम डिलीवरी, सॉरी दिस इज ऑफिस डिलीवरी। लाइक मेरा जो पार्सल है वो डी उधर आके दफ्तर पड़ा हुआ है, डीएचएल के दफ्तर पड़ा हुआ है, जाके मैंने खुद लेकर आना है। दिस इज डीएपी, डिलीवर्ड एट प्लेस। डीपीयू, डिलीवर्ड एट प्लेस अनलोडेड, इसका क्या मतलब है कि मेरे घर तक पार्सल चल के आएगा, ठीक है जी। और डीडीपी, डिलीवरी ड्यूटी पेड, के पार्सल मेरे घर एक जगह पर आएगा, लाइक डीएचएल के दफ्तर तक मैं जाऊंगा, कस्टम ड्यूटी मुझे नहीं पे करनी, पेड है हाँ, कस्टम भी उसका क्लियर, मैंने बस जाके पार्सल उठा के लेना। डीएपी में कस्टम मैंने पे करना है, मैं कस्टम पे करूंगा तो वो चीज़ मुझे देंगे। डीपीयू में कस्टम पे करना मेरी जिम्मेदारी है, बेटे 90 डेज मैंने कस्टम चीज़ का पे करना है, वरना वो क्या एक डिपार्टमेंट है इसका, एफबीआई का डिपार्टमेंट है, उसको लोफर्स बोलते हैं मजाक में। इनका ये होता है कि वो हर इंपोर्ट पे नज़र रखते हैं कि पाकिस्तान में क्या क्या चीज़ आई है, देखते हैं कि कौन सी चीज़ है जिसका कस्टम अभी तक रजिस्टर नहीं हुआ, जिसका कस्टम रजिस्टर नहीं हुआ उसको फिर वो उसके घर चले जाते हैं कस्टम ले, आपसे तो आया जा नहीं रहा, हम आ जाते हैं। सियालकोट में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है डिपार्टमेंट, क्या हमारा बाहर से कंसर्न ही नहीं है, हम सेलर है। बाहर की तरफ ही टर्म एंड कंडीशन हो रहा है, बाहर की मेंटेलिटी हो रहा है, हमें अपना पता होना चाहिए। अगर बाहर की तरफ से सोचेंगे, उसकी रिस्क मैनेजमेंट करने लगेंगे तो फिर हम बहुत पैड़े फंसेंगे। अपना भी सोचें, उसका भी सोचें, अपना रिस्क को खुद कम करें। बायर हमेशा डीडीपी पे आता है, हम हमेशा सीपीटी पे जाते हैं या एफएसी पे जाते हैं। एक एफओ, एक होता है एफओबी, ये वाला फ्री ऑन बोर्ड, और एफसीए ये सेम है, एफओबी और एफसीए सेम है। अच्छा जी, इसी तरीके से एफएएस, फ्री अलॉन्गसाइड शिप, ये मेरे पास ये एफसीए है। इसमें क्या डिफरेंस है कि ये जो सारे प्रोसेसेस हैं इसमें रोड इन्वॉल्व है, ये बाय रोड हो रहे हैं और ये बाय सी हो रहे हैं, ओके। ये बाय रोड हो रहे हैं, बाय सी हो रहे हैं, बाय एयर हो रहे हैं, और ये सिर्फ बाय सी है, ओके जी। ये कंटेनरों के हैं, पूरे पूरे जो कंटेनर मूव होते हैं उनके हैं ये, ज्यादा मान के। फ्री अलॉन्गसाइड शिप, ये मेरे पास वो ये एफएसी है, फ्री कैरियर वाला, सारी सॉरी किधर गया, ईएक्सडब्ल्यू वाला, सारी जिम्मेदारी बायर की है, हमारा कोई कंसर्न नहीं है। एफओबी में फ्री ऑन बोर्ड में जो क्या है शेयर्ड होता है, इनको ग्रीन करना चाहिए था लेकिन एफओबी में शेयर्ड होता है। टीएफआर कार्गो एंड फ्रेट, टोटल बायर की जिम्मेदारी, सॉरी शेयर्ड जिम्मेदारी विदाउट इंश्योरेंस। सीआईएफ, शेयर्ड जिम्मेदारी विद इंश्योरेंस। एफएएस ईएक्सडब्ल्यू है, एफओबी एफएसी बी है, सीएफआर शेयर्ड जो कॉस्ट है वो शेयर हो जाएगी विदाउट टैक्स, सीआईएफ में कॉस्ट शेयर हो जाएगी विद टैक्स। जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूं इनकी तरफ आना है आपने, बंदे को मुतमईन करना है इन पे, जो और सबसे ज़्यादा जो यूज़ होते हैं। जब आपने सैंपल सॉरी जब आपने फाइनल डिसीजन भेजना होता है, क्लाइंट ने आपकी चीज़ अप्रूव कर दी है, तब आप एफओबी करवाते हैं, या आप कहते हैं मैं ग्रीन से इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये वाला। लेकिन जब सैंपल्स जा रहे होते हैं तब आप डीडीपी करते हैं। इसको मैं सैंपल्स हमेशा डीडीपी में जाते हैं, के मुंह में निवाला डाला है, कैसे का हजम भी कर लेते हैं, डीडीपी ये है। और जब फाइनल हो जाती है प्रोडक्ट तब एफसीए होता है, और बड़ी शिपमेंट के लिए एफओपी होता है। डन, दीज आर दी इनको टर्म्स, इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स।
मार्केटिंग में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग बिना पाकिस्तानी जब मार्केटर जाते हैं तो वो मर्चेंडाइजर के ये काम होते हैं, मर्चेंडाइजर के करने वाले। बड़ी फैक्ट्रीज में तो चलो फिर भी मर्चेंडाइजर्स होते हैं, लेकिन जो छोटी फैक्ट्रीज होती हैं, जो स्टार्टिंग सेटअप्स होते हैं, छोटी फैक्ट्री से मेरी मुराद ये है कि जिन लोगों का वर्किंग इन्वायरमेंट 50 लोगों से काम का है, या जिनकी मंथली आमदनी 1 मिलियन से काम की है, या उनके जो डेजिग्नेटेड डिपार्टमेंट नहीं है, तो इस तरह के जो लोग होते हैं। मीटिंग खत्म हो, अच्छा जी। तो इस तरह की जो फैक्ट्रीज होती हैं, अमूमन जिनका मार्केटर होता है वही काम कर रहा होता है मर्चेंडाइजर का। ये सारे मर्चेंडाइजर के करने वाले काम होते हैं। बिल भी बेचारा वही लिख रहा है, मार्केटिंग भी वही कर रहा है, हर काम वही कर रहा है। तो इसलिए बेहतर है कि मार्केटिंग वाले भी पढ़ ही लें। और अक्सरियत आप लोगों में से ऐसी है जिन्होंने करना है कॉमर्स। ये वाला नहीं, वो डिस्कशन कन्वर्सेशन से बातचीत चल रही होगी ना उस हवाले से। वो जो आप उनको बैंक इन्फॉर्मेशन दोगे उसमें वो अब आपका सर दर्द है कि आपने कौन से अकाउंट में। यहाँ पे मैं एक पॉइंट क्लियर कर दूँ, एक मेरा अक्लमंद दोस्त स्टूडेंट था, कहता मैं अपने सारे पैसे मामू के अकाउंट में मंगवा दूंगा, मुझे ये सारा कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। मैंने कहा जी ठीक है, फिर मामू मुझे सेंड कर देंगे। जी ठीक है, मामू सेंड कर देंगे। तो मामू के पास वो पैसे किधर से आए? नहीं, वो मामू तो बाहर है। मैंने कहा जी मामू बाहर है, भेज किधर रहे हैं? पाकिस्तान में। भेज किसके अकाउंट में? जी मेरे अकाउंट में। आपके पास क्या पैसे किधर से आए? FBI पूछ रहे जी आपके पास इतने पैसे किधर से आए हैं? जी मामू ने भेजे हैं। जी मामू किधर है? मामू बाहर होंगे ने। अच्छा जी, बाहर गए, सिटीजन तो पाकिस्तान के हैं। अच्छा जी मामू आपके पास अकाउंट में बड़े पैसे आ रहे हैं, जरा अपनी स्टेटमेंट तो दिखाएं, आपके पास इतने पैसे किधर से आ रहे हैं? तनख्वाह तो आपने हमें ये लिखवाई हुई है। जब रेमिटेंस करनी होती है ना, तो एक मखसूस अमाउंट होती है, $1000 होगी, $10,000 होगी, बताना होता है हमने इतने पैसे हम लोग एक साल में या एक महीने में भेजेंगे। तो बताएं जी आपने तो रेमिटेंस हमें लिखवाई हुई है, आपकी मंथली सैलरी ये रेमिटेंस आपकी इतनी बनती है, तो ये आप मामू के पास पैसे किधर से आई जा रहे हैं? इसके पास उनका कोई जवाब नहीं हो। तो हम कहेंगे जी मैं यूके का सिटीजन था, मैं यूके में काम कर रहा था, आपको क्यों जवाब दूँ? वो कहते हैं अच्छा। करेंगे इंटरपोल को कॉल, इंटरपोल में रजिस्टर कर देंगे। जब आपने यूके से एग्जिट करना होगा या पाकिस्तान से यूके में एंटर होना होगा, आ जाएगी इंटरपोल, ले आ मामू साहब दो कितों आने पैसे। मामू फंसा ना, लेकिन उसको इस बात की समझ नहीं आई कितनी भी अमाउंट तक। पैटर्न, पैटर्न पे मैटर करता है, पैटर्न पे मैटर। आपको $1 की 10 पेमेंट्स आई हैं, आपको 11वीं पेमेंट पे हिसाब देना है। आपको 10 लाख की एक पेमेंट आई है, अगले 3 महीने कोई पेमेंट नहीं आई, कोई हिसाब नहीं। पैटर्न पे अगर आपको 10 अलग अलग अकाउंट से $1 आ रहा है, भाई तुम्हें क्यों आ रहे हैं, तुम्हें क्यों इतने डॉलर लोग भेज रहे हैं? सोचने की बात है ना, झूठ बोलते हैं।